भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए? इतने में तो मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। अभी खाना बनाना बाकी है, वो बनाओ। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। आप अभी खाना बना लो, मैं शाम को बना लूंगी। अरे, पढ़ लिख कर तू कौन सी कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका तो संभालना है। चल, अब जल्दी से खाना बना दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज ना जाकर खाना बनाने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अगले दिन सुबह शिवानी जब कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज़्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने ही मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती हैं। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई हैं, तब से वो बहुत ही बदल गए हैं। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? 1 घंटा ही तो लेट हूँ। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना, तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैची ही तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर छोड़ने आया था। आजकल बड़े पंख लग गए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी क्या? इज्जत रह जाएगी हमारी। आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह जैसे ही शिवानी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया? आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पे रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम कहीं हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। आज शाम तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, हम जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के ना आने के कारण आकाश भी बिना पेपर दिए वहां से चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश, तुम पागल हो गए हो क्या जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि, यार आज शिवानी कॉलेज नहीं आई,
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं चली जाऊंगी मैं। लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा, तुम जाकर उसे बता देना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश, मेरे भैया भाभी मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश, तुम्हारे घर पर इस तरह रहना, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कहती है, आकाश, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले। शिवानी, वो सब छोड़ो, तुम बस ये बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जाता है। शिवानी धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी होती हैं। आकाश के मम्मी पापा ने शिवानी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश, अब तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की बजाय हमारी आरती उतार रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही कहा था कि मैं आज ही तुम्हें उनके घर की बहू बनाकर ले आऊँ, और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का आइडिया था। सुमित, प्रिया, कब से कह रही हूँ तुम दोनों को पढ़ाई करने को, लेकिन तुम दोनों की किताब को छू भी नहीं रहे हो। बहुत गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इतनी गर्मी में पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वैसे सीमा, बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, गर्मी तो हम सबको भी लग रही है। मैंने तो सुना है आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ जाएगी। ना जाने इस गर्मी में हम गरीबों का क्या होगा। बड़े लोग तो एसी, कूलर, पंखे के सामने बैठकर गर्मी से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन हम बेचारे गरीब लोग क्या करें? माँ, हमारे सभी दोस्तों के घर में कूलर है, बस हमारे घर में ही कूलर नहीं है। बाबा, हमारे लिए कूलर लेकर आओ ना, पता है उसके अंदर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। बेटा, कूलर तो बहुत महंगा आता है। अगर इतने पैसे तुम्हारे बाबा के पास होते तो वो कब का कूलर ले आते। क्या बाबा, इसका मतलब अब इस साल भी हमें गर्मी में ही रहना पड़ेगा? इतना कहकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। अपने दोनों बच्चों का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देख रमेश से रहा नहीं जाता। क्या हुआ अगर मैं अपने बच्चों के लिए कूलर नहीं ला सकता तो? हाँ, लेकिन उन्हें ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो खिला ही सकता हूँ ना। दोनों बच्चे आइसक्रीम का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपने बाबा के साथ जाकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। फिर अपने बाबा के साथ घर वापस आ जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो ही रहा होता है कि तभी अचानक उनका पंखा बंद हो जाता है। माँ, ओ माँ, मुझे गर्मी लग रही है, ये पंखा किसने बंद किया? बेटा, शायद बिजली कट गई होगी। सीमा, खिड़की खोल दो, कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो आएगी। जब बिजली आएगी तो अपने आप पंखा भी चलने लगेगा। गर्मी का मौसम है, लाइट तो कटती ही रहती है। सीमा जैसे ही खिड़की खोलती है तो देखती है बाहर झगमग रोशनी है। सबके घरों में रोशनी है, बस हमारे घर की लाइट थोड़ी कट जाएगी। ये सोचकर वो बल्ब जलाती है। लाइट तो आ रही है। तो फिर लगता है हमारे घर का पंखा फूक गया है। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार में सामान का खराब होना जितना आसान होता है, नया खरीदना उतना ही मुश्किल होता है।
भयंकर गर्मी के मौसम में उस गरीब परिवार का सहारा छत से लटका वो एकमात्र पंखा ही था। सब जैसे तैसे ही उस गर्मी में सोने की कोशिश करते हैं। दूसरे दिन सुनिए जी, इस पंखे को खोलकर देख तो लीजिए, इसमें क्या खराबी आई है। इसे ठीक भी कर दीजिए, वरना कल की तरह आज भी हमारा सोना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, देखता हूँ सीमा। रमेश उस पंखे को देखता है, तभी उसे पता चलता है कि वो पंखा तो अब खराब हो चुका है। सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं सेठ से कुछ पैसे मांग कर देखता हूँ। रमेश लालचंद के यहाँ काम करता था, जिसकी खुद की ईंट की भट्टी भी चलती थी और लकड़ी का गोदाम भी था, जिसमें वो बढ़ई का काम करता था। रमेश भयंकर गर्मी में लकड़ी काटकर गोदाम में आता था। ये लीजिए सेठ जी, लकड़ी ले आया हूँ। बस, अरे इतनी सी लकड़ी लाए हो तुम? क्या करूँ सेठ जी, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता। अरे चलो चलो, अब ज्यादा बातें मत करो, आज बेड बनाने का ऑर्डर आया है। रमेश बेड बनाने लगता है। गर्मी में उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में कंजूस मालिक पंखे भी बंद कर देता है। ये मालिक लोग भी कितने कंजूस होते हैं, है ना? बस एसी में बैठकर हुक्म जताते हैं और गरीबों के लिए एक पंखा भी बंद कर देते हैं। कुछ घंटों में शाम हो जाती है। सेठ जी, बेड बनकर तैयार हो गया है। चलो बढ़िया है, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। ये क्या दे रहे हो सेठ जी? लकड़ी का पलंग बनाने की लागत तो 500 रुपए है। अच्छा, तू बड़ा आया 500 लेने वाला। ये सुनकर रमेश की आंखें रोने सी हो गई। अच्छा, नहीं देना तो मत दो, लेकिन सेठ जी, मेरे घर का पंखा एकदम खराब हो गया है और आप तो गर्मियों का हाल देख ही रहे हैं। मुझे 1,5-2 हज़ार एडवांस चाहिए। यहाँ एडवांस का कोई चक्कर नहीं बाबुआ, चलो जाओ, जय राम जी की। रमेश मायूस चेहरा लेकर घर आ गया, जहाँ सब गर्मी से परेशान थे। रमेश जी, पंखा खरीद लाए क्या? नहीं सीमा, उस मक्कार सेठ ने 1 पाई नहीं दी हमको, और 1,5-2 हज़ार से नीचे का तो पंखा ही नहीं है। या तो इतने पैसों से हम गरीब अपना पेट ही भर सकते हैं, या तो पंखा ला सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बढ़ती गर्मी के कहर की वजह से पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। बढ़ती गर्मी की वजह से सुमित और प्रिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी और एक दिन तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो गए। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे दोनों बच्चों को? देखिए ना, जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से इनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब होने लगी है। आपको पता है, कल भी ये ऐसी चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे। अब मैं अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत नहीं देख सकता। अब मुझे चाहे किसी के पैर ही क्यों न धोने पड़े, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों के लिए पंखा लाकर ही रहूंगा। रमेश कई दुकानों पर कूलर के दाम पता करता है, लेकिन हर जगह कूलर के दाम सुनकर रमेश उदास होकर वहां से चला आता है। रमेश उदास होकर वापस लौट ही रहा होता है कि तभी उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखाई देती है, जिसमें काफी सारे खराब कूलर पंखे रखे हुए होते हैं। भाई साहब, ये कूलर कितने का है? अरे ज्यादा नहीं भाई साहब, सिर्फ 250 रुपए का है। लेकिन क्या करोगे इसे लेकर, ये तो पूरा ही खराब है। रमेश उस कबाड़ी वाले को 250 रुपए देकर वहां से पुराना कूलर उठाकर घर की तरफ बढ़ जाता है कि तभी रास्ते में रमेश को एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। रमेश देखता है कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं, जिसे देख रमेश भागा भागा उन लोगों के पास जाता है। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो इस बच्ची को? अरे तू कौन होता है ये सब बोलने वाला? इस बच्ची को हम कहीं पर भी ले जाएं। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वे दोनों भाग जाते हैं। तभी वो बच्ची परी में बदल जाती है। तुमने मेरी जान बचाई, मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। भला मैं तुमसे क्या मांगू? अगर मेरी मदद कर सकती हो तो कर दो। इस कूलर को ठीक कर दो ताकि मेरे बच्चे इस गर्मी से राहत पा सके। रमेश की बातें सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उस कूलर को ठीक कर देती है, जिससे रमेश बहुत खुश होता है और कूलर को अपने घर ले आता है। कूलर को देखकर रमेश के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, हमारे घर पर कूलर आ गया। अब तो हम इसकी ठंडी ठंडी हवा के सामने बैठेंगे। बाबा, जल्दी से इस कूलर को चलाओ ना। रमेश जैसे ही कूलर को चालू करता है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, जिसे देख दोनों बच्चे उसके सामने बैठ जाते हैं कि तभी अंदर से एक आवाज आती है। मैं जादुई कूलर हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। हे भगवान, ये क्या जी? इस कूलर में से आवाज कैसी आ रही है? कोई भूत है क्या इसके अंदर? लगता है उस परी ने इस कूलर को ठीक करने के साथ साथ
इसे जादुई बना दिया। अगर ये जादुई कूलर है तो ये मुझे बहुत सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे सकता है। प्रिया के इतना बोलते ही कूलर के अंदर से ढेर सारी आइसक्रीम निकलकर बाहर आ जाती है। अरे वाह, इसमें से तो आइसक्रीम निकल आई। ए जादुई कूलर, मुझे भी बहुत सारी चॉकलेट्स दो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। सुमित जैसे ही कूलर से चॉकलेट मांगता है तो वो कूलर उसे भी ढेर सारी चॉकलेट्स देता है। फिर सब धीरे धीरे उस जादुई कूलर से अपनी जरूरत का सामान मांग लेते हैं। जिस घर में एक ढंग का पंखा तक नहीं था, उस घर में अब पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी सब कुछ था, जिससे वे लोग बहुत खुश थे। साथ ही रमेश एक पंखे कूलर की दुकान खोल लेता है, जिससे वो पैसे न दे पाने वाले गरीबों की फ्री में मदद करता है। राधे राधे। रतनपुर नाम के एक गांव में शुभम नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुर्गियां पालता था। सुबह से शाम तक वो दाना डालता, लेकिन फिर भी उसकी मुर्गियां या तो कम अंडे देती या फिर अंडे छोटे और दागदार निकलते। ऐसे अंडों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने अंडे बेचने जाता तो व्यापारी कहता, अरे रे रे भैया, ये कैसे अंडे उठा लाए हो? ऐसे अंडों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा? बेचारा शुभम उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, सेठ जी, एक बार खाकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट हैं। भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब अंडे देखने में अच्छे होंगे। जब इसे देखकर आदमी खरीदेगा ही नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश शुभम अपने अंडे लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये शुभम की रोज की कहानी बनती जा रही थी। रोज उसके अंडे रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक बड़े पोल्ट्री फार्म का मालिक था, जिसके अंडे बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को शुभम का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में शुभम के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से शुभम के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब शुभम को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन शुभम के घर आकर लाला बोला, अरे शुभम, हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे फार्म में काम करने लगो, कम से कम कर्ज से तो बचे रहोगे, वरना बच्चू तुम्हें सड़क पर आने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा। लाला को यूं हंसता हुआ देखकर शुभम बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना लाला, एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मैं सड़क पर रह लूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी में ही करूंगा। ये सुनकर लाला तमतमा गया और गुस्से में बोला, अरे हो भूखे फकीर, इंसान को ना बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा, समझा? ये कहकर लाला गुस्से से वहां से चला गया। शुभम अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम इस लाला के पैसे कैसे चुकाएंगे? अब तो मुझे इस गांव में कोई कर्ज भी नहीं देता। ये कहकर शुभम अपनी माँ के पास बैठ गया और रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन शुभम शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब शुभम घर जा रहा था, तभी उसे जमीन पर उदास बैठे हुए एक साधु दिखे। शुभम ने पास जाकर देखा और पूछा, क्या हुआ बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। शुभम साधु को उनकी बताई जगह पर छोड़ देता है। फिर साधु बोलते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने चिंतित लग रहे हो? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मुर्गियां अंडे देती हैं, लेकिन सब खराब निकलते हैं। मैं बहुत कर्ज में डूबा हूँ। ये सुनकर बाबा ने पोटली में से एक बीज निकाला और बोला, इस बीज को अपनी एक मुर्गी को खिला देना, ये ही बीज तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। शुभम भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक शुभम ने उस बीज को अपनी मुर्गी को खिला दिया। शुभम ने उस मुर्गी की बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी।
2 दिन में ही वो मुर्गी बड़ी और मोटी ताज़ी हो गई। देखते ही देखते 1 हफ्ते में मुर्गी ने बड़े बड़े अंडे दे दिए। अगले दिन शुभम ने अंडे को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो अंडा कोई मामूली अंडा नहीं बल्कि सोने का अंडा था। शुभम तुरंत उस अंडे को लेकर बाजार गया और उसे बेच आया। उस अंडे को बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता था। शुभम ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शुभम बहुत अमीर हो गया और उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद लीं। ये सब देखकर लाला जलन में फूका जा रहा था। वो बोला, ये फकीर तो सड़क पर आने वाला था। इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता लगाना ही पड़ेगा। शुभम जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने अंडों के पास एक पहरेदार लगा दिया था जो चुपचाप अंडों की पहरेदारी करता रहता था। लेकिन लाला को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। एक दिन मौका देखकर लाला चुपके से शुभम के दड़बे में घुस गया। जैसे ही उसकी नज़र सोने के अंडों पर पड़ी, वो हैरान रह गया। तभी अचानक दौड़ते हुए पहरेदार वहां आ पहुंचा और उसने लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाला घबराकर चिल्लाने लगा। इतने में शुभम भी वहां आ गया और गुस्से में बोला, मुझे पता था कि तुमसे मेरी अमीरी देखी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही पहरेदार लगा दिया था। इतना कहकर शुभम ने पुलिस को बुला लिया और लाला को उनके हवाले कर दिया। शुभम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और जल्द ही उसने शहर में दुकान खोल ली। अब शुभम खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा।